हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और ताबड़तोड़ चौंकाने वाले निर्णय भी लिए जा रहे हैं। इस बीच भारत के द्वारा भी एक चौंकाने वाले कदम की बात कही जा रही है और भारत ने यह तय किया है कि हम निकट भविष्य में जल्द से जल्द 18,000 प्लस नागरिकों को वापस भारत बुला लें जो कि अवैध तरीके से अमेरिका चले गए हैं। आखिर ये कदम क्यों उठाने की बात की जा रही है? वो अवैध तरीके से अमेरिका क्यों गए? अवैध तरीके का मतलब क्या हुआ? आज की चर्चा में हम लोग इन सभी बिंदुओं को एक एक करके जानेंगे, समझेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सामने मैंने पैनल पर उस महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया है जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया टू टेक बैक 18,000 सिटीजन्स फ्रॉम यूएस टू प्लेकेट ट्रंप। दोस्तों, इससे पहले भी अक्टूबर 2024 में कुछ इस तरीके की गतिविधियां अमेरिका के माध्यम से की गई थी। लगभग 1100 के आसपास भारतीय नागरिकों को उस दौरान भेजा गया था जो कि वहां पर किसी भी तरीके से अवैध निवास कर रहे थे। और देन वहां जब इस तरीके का कदम उठाया गया तो भारत के द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया। भारत ने इसका ऐसा कोई विरोध किया भी नहीं था। तो यहाँ पर इस खबर से इसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में भी इस तरीके का एक सवाल रेस किया गया था कि भारत से कितने ऐसे अवैध प्रवासी हैं जो कि अमेरिका में जाकर के रह रहे हैं। तो एक आंकड़ा जो दर्शाया गया था कुछ समय पहले, उसमें बताया गया था कि 2022-23 की बात करें तो लगभग 96,917 ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से अमेरिका में हैं, रह रहे हैं। अवैध तरीके से रहने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग डिकोड करेंगे आज की चर्चा में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बारे में तमाम जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से जीएस की संपूर्ण तैयारी करें, जीएस के पेपर 1 टू पेपर 4 को अच्छे से हम प्रिपेयर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। 27 जनवरी से सुबह में 8 बजे से दोस्तों इस बैच की शुरुआत हो रही है। P2I फाउंडेशन बैच में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो राइट नाउ आपके लिए एक खास ऑफर आ गया है रिपब्लिक डे सेल के नाम से, और दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल करते हुए इस बैच से जुड़ सकते हैं। राइट नाउ यदि आप 2026 के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 26,999 रुपए की फी अदायगी के साथ इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आपका टारगेट है कि नहीं मुझे 2027 के लिए तैयारी करनी है तो फिर आप 32,999 रुपए की फी अदायगी के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे से हम जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को सिलसिलेवार तरीके से कवर करें तो ये बैच आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत जो है क्या कंडीशन अप्लाई करने की बात कर रहा है कि भैया देखो हम 18,000 प्लस भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं हम उनकी वापसी की बात करने वाले हैं। क्यों ये बातें क्यों की जा रही हैं अभी, इसी को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैंने 3-4 फैक्टर्स की चर्चा की है। जो पहला फैक्टर है दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में अड़चन न आने पावे, नए संबंध के मद्देनजर इस लिहाज से भारत इस सक्रियता को बहुत अधिक बल दे रहा है। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा कि आखिर व्यापारिक अड़चन को लेकर के क्यों भारत चिंतित हो रहा है और इसे अवैध प्रवासी को किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। देखो, ध्यान रखना कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने अपने स्तर पर कई सारी बातें की थी जिसमें उन्होंने ये एक तरीके से धमकी तक दे दी थी कि हम भारत, चीन, रूस जैसे देशों के अगेंस्ट में भारी शुल्क लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं होती हैं उनके अगेंस्ट में वो भी भारी शुल्क लगाते हैं। तो हम भी ऐसा करेंगे और हम भी अपने यहाँ की जो वस्तुएं हैं, हम भी अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, संरक्षणवादी नीति को अपनाएंगे।
इस समय जबकि अब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पर भारत को इस कंटेक्स्ट में यह संभावना लग रही है कि कहीं ऐसा न हो कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय इस तरीके से टैरिफ लगा करके और जो व्यापारिक सरोकार है हमारे साथ में उसको और अधिक समाप्त करने की ओर आगे बढ़े, और जो कि हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, हमारे आर्थिक संबंध के दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एंगल जो निकल कर सामने आ रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि एक बेवजह कारण से हम बेवजह तनाव मोल लें। जाहिर सी बात है, जो अवैध प्रवासी वाला कारण है यह तो एक बेवजह कारण ही है। भारत तो निश्चित तौर पर नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ से अवैध प्रवासी वहाँ जाए। भारत ने लगातार इस मामले में अमेरिका के साथ सहयोग करने की बात भी कही है और आज भी इस बात पर कायम है। ठीक है जी, तो यहाँ जो ये एक एंगल है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने यह सोचा है कि क्यों हम बिना मतलब का तनाव मोल लें। जो भी अवैध प्रवासी हैं हम उनको कहें कि आप साहब यहाँ वापस चले आइए। वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है, तभी तो बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा जा सकता है दोनों देशों के बीच। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा जो एक एंगल है उसमें भारत का मंतव्य यह भी है कि हम अवैध प्रवासियों के चलते जो वहाँ पर वैध प्रवासी रह रहे हैं भारत के, उनके साथ में क्यों हम प्रॉब्लम क्रिएट करें। भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ स्टूडेंट वीज़ा के माध्यम से रह रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पर H1B वीज़ा धारक के तौर पर निवास कर रहा है, लंबे समय से निवास कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि इन अवैध प्रवासियों के चलते इन वैध प्रवासियों को नुकसान झेलना पड़े। तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे? जाहिर सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि भारत को ऐसा सोचना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको H1B वीज़ा के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगा कि जो अमेरिकी कंपनियाँ होती हैं वो दरअसल अलग अलग देशों से, अलग अलग जो विश्व के कोने हैं वहाँ से कुछ खास लोगों को अपने यहाँ पर बुलाती है रोजगार करने के लिए, जो किन्हीं खास क्षेत्रों में जैसे कि विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरिंग में, है ना, गणित के क्षेत्र में बहुत ही विशेषज्ञता हासिल किए हुए होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये अमेरिकी कंपनियों में जा करके ये अपनी सेवाएं देंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर H1B वीज़ा के कंटेक्स्ट में लागू होती हैं और इसे H1B इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि अमेरिका के इमिग्रेशन एक्ट यानी कि आप्रवासन अधिनियम में एक धारा है 101(15)H1, उसी धारा के आधार पर इसको अधिनियमित किया गया था और इसी आधार पर जो H1 है, इसी H1 में जो एक कैटेगरी है, सब कैटेगरी हम कहेंगे H1B कैटेगरी, वो उन लोगों को संदर्भित करती है जिसमें विशेषज्ञता हासिल किए हुए लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी कारण से जो H1B वीज़ा धारक हैं इनको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। हाल के समय में यह विषय भी खूब चर्चा में रहा था। वहीं जब हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करते हैं तो भारत से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि वहाँ पर और बेहतर से बेहतर डिग्रियाँ हासिल करने के लिए गए हुए हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो इस आधार पर जो ये वैध प्रवासी हैं इनको दिक्कत महसूस ना हो, ये भारत की चिंता है। इसके अलावा एक अन्य फैक्टर है कि भाई अन्य देशों के साथ जो हमारा श्रम एवं गतिशीलता को लेकर के संबंध है उसके संदर्भ में निगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। अन्य देशों के साथ भारत ने जो इस मामले में संबंध स्थापित किया हुआ है, निश्चित तौर पर यदि भारत जो अवैध प्रवासी हैं उनको वापस लाने की कोशिश नहीं करता है तो अन्य देशों में भी ये मैसेज जा सकता है ना कि भाई भारत के यहाँ से तो बहुत ही इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं और अब हम भी इनको नहीं आने देंगे। तो ये भारत की छवि के लिहाज से उचित नहीं है। तो इस कंटेक्स्ट में भी भारत ने अपना जो स्टेप उठाया है ये अपने आप में तार्किक लगता है। वहीं चौथा जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, वो ये कि भारत चाहता है कि जो भी ऐसे लोग जो अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और वहां जाकर के भारत विरोधी गतिविधि में संलग्न रह रहे हैं, क्या ये भारत के लिए सही है? क्या ये भारत की छवि के लिए बेहतर है? तो एकदम नहीं। जब हम अमेरिका जैसे देश की बात करते हैं, जब हम कनाडा जैसे देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट जैसी स्थितियाँ वहाँ कई बार देखी जाती हैं, उनमें दरअसल
अवैध प्रवासियों की भूमिका भी कई बार दिखती है। तो भारत यदि इस तरीके से कार्रवाई करता है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको हम वापस बुलाएं, तो इस तरीके की जो भारत विरोधी गतिविधियां बाहरी देशों में चलाई जा रही हैं, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ऐसी स्थितियां जो देखी जाती हैं, उस पर भी नकेल कसा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ अमेरिका और भारत के बीच संबंध को निश्चित तौर पर बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब हम फिर से बात करते हैं साहब कि जिस अवैध प्रवासी की बात लगातार की जा रही है वो है क्या। देखो यार, यहाँ पर दो बातें आप ध्यान में रखना। पहली बात तो ये कि जो अवैध प्रवासी का मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है उसमें वैधता तो है नहीं, गैर कानूनी तरीके से वो यहाँ वहाँ पर गया है, या एक अन्य फैक्टर भी है। तो अवैध तरीके से अमेरिका जाना, ठीक है जी। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने खुद इस तरीके की गतिविधियों के संदर्भ में जो डंकी रूट है उसको सबसे बड़ा दोषी माना है। डंकी रूट, खूब ये रूट चर्चा में रहता है। डंकी रूट का मतलब ये होता है दोस्तों कि DUNKY, इसका मतलब होता है कूद कूद करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह उछल उछल करके या कूद कूद करके जाने की कोशिश करना। इसमें दरअसल होता यह है कि अमेरिका के लिए जो वीजा की उपलब्धता है ये अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। तो ऐसे में कई बार अवैध तरीके से लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, खूब पैसे भी ऐंठे जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि भाई हम आपको अमेरिका पहुंचा देंगे, आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से यहाँ चले आइए, यहाँ से यहाँ चले आइए, यहाँ से यहाँ चले आइए, और दिन हम आपको अमेरिका के बॉर्डर के पास तक ले जाएंगे और दिन हम आपको अमेरिका में प्रवेश करवा देंगे। इस तरीके से कार्रवाइयाँ की जाती हैं और इसी कारण से जो ये डंकी रूट है खूब चर्चा में रहता है। जो कोलंबिया और पनामा का जो रास्ता है अमेरिका से के साथ जुड़ाव का एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है, और इस पार्टिकुलर रूट से होते हुए जो अवैध प्रवास की स्थितियां हैं कई बार देखी जाती हैं, और इसी कारण से अमेरिका ने मैक्सिको USA सीमा को लेकर के कई बार चिंता भी जाहिर की है। यहां तक कि अभी जब डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने शपथ ग्रहण किया तो एट द टाइम ऑल्सो उन्होंने कहा कि भाई हम वहां पर इमरजेंसी लागू कर देंगे, हम किसी भी कीमत पर अवैध तरीके से किसी भी व्यक्ति के प्रवास को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। और इस तरीके की जो गतिविधियां ये यहाँ पर अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो एक तो पक्ष ये हुआ कि भैया वो अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करता है। दूसरा पक्ष ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि वीजा धारक तो है, जैसे मैंने आपसे बात की H1B वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा की, तो वीजा तो उसके पास था लेकिन अब उसका समय समाप्त हो गया है और उसके बावजूद भी वो वहां पर टिका हुआ है, तो अवैध ही हो जाएगा ना भाई। जैसे H1B वीजा की मैं बात करूं तो H1B वीजा के बारे में प्रावधान यह है कि पहले वो 3 साल तक और इसे मैक्सिमम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन वो समयावधि जो है उस समयावधि को भी उसने क्रॉस कर लिया और कोई ऐसा अपडेट उसमें मिला नहीं, और अभी भी वो अमेरिका में विराजमान है, बैठा हुआ है। तो इसे क्या कहा जाएगा? अवैध ही तो कहा जाएगा कि अब तो आपके पास में वीजा की वैलिडिटी है नहीं, वैलिडिटी तो एक्सपायर हो गई, उसके बावजूद भी आप अमेरिका में है, तो फिर इसे अवैध माना जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो ये गतिविधियां होती हैं इसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हाल के समय में दिख रहा है। और इसी के कंटेक्स्ट में भारत के द्वारा अभी जो निर्णय लिया गया है वो अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां पर मैंने उस पार्टिकुलर गैप की बात की है जिसके माध्यम से जो ये डंकी रूट को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। ये लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में जो कोलंबिया वाला इलाका है और ये पनामा नहर वाला इलाका है, और ये जो पार्टिकुलर लोकेशन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में भी यहां से सवाल पूछ सकता है। डैरियन गैप इसे कहा जाता है। घने जंगल और पर्वतीय इलाके, झील, झरने, नदियां यहां पर से आप देख सकते हैं, और बहुत ही कष्टकारी स्थिति कई बार देखने को मिलती है। लोग यहाँ इस रास्ते से होते हुए और
कई सारे कष्ट झेलते हुए चाहते हैं कि हम अमेरिका तक पहुंच जाएं, क्योंकि वहां पर जाकर के हमें एक बेहतर लाइफ स्टाइल मिल सकता है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी और बेहतर हो सकती है। इस तरीके की जो आकांक्षाएं होती हैं, इस तरीके की जो आशाएं होती हैं, इसी को आंखों में संजोए हुए लोग आगे बढ़ते जाते हैं और अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक अवैध तरीका माना जाता है। ठीक है जी। तो इन सभी वस्तु स्थितियों को दोस्तों हम लोगों ने इस चर्चा के माध्यम से देखा, समझा, जाना, और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है उसके संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत की। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस टॉपिक से संबंधित ईच एंड एवरी जो पॉइंट है, जो डायमेंशन है, वो क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को बता दिया है। ब्रीफ में यदि हम उसको देखें तो क्यों भारत ने ऐसा निर्णय लिया है, फिर भारत और अमेरिका के बीच में जो वर्तमान में संबंधों की स्थिति है, इस संदर्भ में भारत की क्या कुछ कंसर्न्स हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की। जो वर्तमान में वहां पर वैध वीजा धारक हैं, जो भारत से गए हुए हैं, लाइकवाइज स्टूडेंट वीजा या H1B वीजा, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। इसके बाद वो जो डंकी रूट की बात की जा रही है, जो निश्चित तौर पर अवैध प्रवासी गतिविधियों को और अधिक शह देता है, ये है क्या, ये कहाँ पर है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की, और इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है इसको भी हम लोगों ने देखा। तो मेरे ख्याल से यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। इसको आप अपने स्तर पर भी एक बार देखिएगा, समझिएगा, और इससे जुड़े हुए कोई भी अन्य अपडेट्स आते हैं तो उस पर फिर से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये एक P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है 27 जनवरी से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी रिपब्लिक डे के खास मौके पर एक खास सेल की शुरुआत की गई है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 2026 और 2027 के लिए ये बैचेज ओपन हो रहे हैं। 2026 के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो 26,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं 2027 के लिए राइट नाउ आप 32,999 रुपए में इस बैच में एडमिशन लेकर के GS की संपूर्ण तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।